जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत आप सभी का स्वामी क्लासेस फाजिलका में। प्यारे साथियों, आज हम क्रिया और काल संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो कि अक्सर परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। प्यारे साथियों, ये जो क्लास है पीजीटी हिंदी, टीजीटी हिंदी, मास्टर कैडर हिंदी और ईटीटी कैडर हिंदी की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी। जिन शब्दों से हमें किसी काम का होना या करना आदि का बोध हो उसे क्या कहते हैं? ए विकल्प में है संज्ञा, बी विकल्प में है सर्वनाम, सी विकल्प में है क्रिया, डी विकल्प में है क्रिया विशेषण। क्या उत्तर ठीक होना चाहिए? एक नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दो नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे। निम्नलिखित में से क्रिया शब्द क्या है? ए विकल्प में है विकारी शब्द, बी विकल्प में है अविकारी शब्द, सी विकल्प में है उपयुक्त दोनों, डी विकल्प में इनमें से कोई नहीं। दो नंबर क्वेश्चन का क्या उत्तर ठीक होना चाहिए? दो नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी ए विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है। यानी कि क्रिया जो शब्द है वह विकारी शब्द है। विकारी शब्द में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण शब्दों को शामिल किया जाता है। विकारी शब्द वे होते हैं जिनमें लिंग, वचन, काल और कारक के द्वारा उनमें बदलाव आ जाए, वह विकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द वह होते हैं जिनमें लिंग, वचन, काल और कारक के द्वारा किसी प्रकार का कोई बदलाव ना हो, वह अविकारी शब्द होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीन नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से क्रिया के प्रकार है। ए विकल्प में है मौलिक क्रिया, बी विकल्प में है यौगिक क्रिया, सी विकल्प में है उपयुक्त दोनों, डी विकल्प में है इनमें से कोई नहीं। तीन नंबर क्वेश्चन का क्या उत्तर ठीक होना चाहिए? तीन नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है। क्वेश्चन देखते हैं, चार नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है? यौगिक क्रिया को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? ए विकल्प में है 2, बी विकल्प में है 3, सी विकल्प में है 4, डी विकल्प में है 5। चार नंबर क्वेश्चन का क्या उत्तर सही होना चाहिए? यौगिक क्रिया को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? यौगिक क्रिया को कितने भागों में या आधारों पर विभाजित किया जाता है? क्या उत्तर सही होना चाहिए चार नंबर क्वेश्चन का? चार नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है। यानी कि यौगिक क्रिया को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से? क्रम के आधार पर, नंबर 2 पर है अर्थ के आधार पर, और नंबर 3 पर है प्रयोग या रचना के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी। क्रम के आधार पर क्रिया का कौन सा भेद नहीं है? ए विकल्प में है सकर्मक क्रिया, बी विकल्प में है अकर्मक क्रिया, सी विकल्प में है नाम धातु क्रिया, डी विकल्प में है उपयुक्त सभी। 5 नंबर क्वेश्चन का क्या उत्तर सही होना चाहिए? 5 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है। यानी कि क्रम के आधार पर क्रिया के 2 भेद माने गए हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। नाम धातु जो क्रिया है यह प्रयोग के आधार पर क्रिया का भेद माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सकर्मक क्रिया नहीं है? ए विकल्प में है लिखना, बी विकल्प में है पढ़ना, सी विकल्प में है देखना,
डी विकल्प में है हंसना। 6 नंबर क्वेश्चन का उत्तर क्या ठीक होना चाहिए? 6 नंबर क्वेश्चन का उत्तर 6 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है। लिखना, पढ़ना, देखना यह सकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। हंसना जो है यह अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सकर्मक क्रिया है? ए विकल्प में है खाना, बी विकल्प में है चलना, सी विकल्प में है सोना, डी विकल्प में है उठना। 7 नंबर क्वेश्चन का क्या उत्तर सही होना चाहिए? सकर्मक क्रिया की पहचान करनी है। वेरी गुड। 7 नंबर क्वेश्चन का उत्तर ए विकल्प बिल्कुल सही है। यानी कि खाना जो शब्द है वह सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। यानी कि खाना जो शब्द है वह सकर्मक क्रिया है। चलना, सोना और उठना जो है यह अकर्मक क्रिया मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अकर्मक क्रिया है? ए विकल्प में है उड़ना, बी विकल्प में है रोना, सी विकल्प में है नहाना, डी विकल्प में उपयुक्त सभी। 8 नंबर क्वेश्चन का क्या उत्तर सही होना चाहिए? 8 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है। उड़ना, रोना, नहाना तीनों ही अकर्मक क्रिया के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। जिस क्रिया के 2 क्रम होते हैं उसे क्या कहते हैं? क्या उत्तर सही होना चाहिए 9 नंबर क्वेश्चन का? जिस क्रिया के 2 क्रम होते हैं उसे क्या कहते हैं? 9 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है। उसे द्विकर्मक क्रिया कहा जाता है। सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे 9 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर है बी विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी। 10 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है? शिक्षक ने बच्चों को पाठ पढ़ाया, इस वाक्य में मुख्य क्रम कौन सा है? ए विकल्प में है बच्चों को, बी विकल्प में है पाठ, सी विकल्प में है पढ़ाया, डी विकल्प में है शिक्षक। 10 नंबर क्वेश्चन का क्या उत्तर सही होना चाहिए? 10 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है। यानी पाठ जो है वह मुख्य क्रम माना जाता है। मुख्य क्रम के बारे में अगर बात करें तो मुख्य क्रम हमेशा क्रिया के ठीक पहले आता है और निर्जीव होता है। इसके साथ ही यह कारक विभक्ति रहित होता है। और गौण क्रम के बारे में अगर बात करें तो गौण क्रम मुख्य क्रम के पहले आता है, विभक्ति सहित होता है और संजीव होता है। तो सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है? अर्थ के आधार पर क्रिया का कौन सा भेद नहीं है? ए विकल्प में है क्रियार्थक संज्ञा, बी विकल्प में है प्रेरणार्थक क्रिया, सी विकल्प में है संयुक्त क्रिया, डी विकल्प में है उपयुक्त सभी। अर्थ के आधार पर क्रिया का भेद कौन सा नहीं है? 11 नंबर क्वेश्चन का क्या उत्तर सही होना चाहिए? 11 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है। यानी कि अर्थ के आधार पर क्रिया के 2 भेद माने गए हैं, क्रियार्थक संज्ञा और प्रेरणार्थक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे। 12 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है? जब कोई क्रिया अपने स्थान पर न आकर किसी दूसरे स्थान पर ना
प्रत्यय के साथ आए उसे डैश क्रिया कहते हैं। ए विकल्प में है क्रियार्थक संज्ञा, बी विकल्प में है प्रेरणार्थक क्रिया, सी विकल्प में है सहायक क्रिया, डी विकल्प में है पूर्वकालिक क्रिया। 12 नंबर क्वेश्चन का क्या उत्तर सही होना चाहिए? 12 नंबर क्वेश्चन का उत्तर, जो विद्यार्थी ए विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी उसे क्रियार्थक संज्ञा या क्रियार्थक क्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, जब वक्ता किसी काम को स्वयं न करके किसी दूसरे व्यक्ति से काम करवाता है तो वहाँ डैश क्रिया होती है। ए विकल्प में है क्रियार्थक क्रिया, बी विकल्प में है प्रेरणार्थक क्रिया, सी विकल्प में है पूर्वकालिक क्रिया, डी विकल्प में है सहायक क्रिया। 13 नंबर क्वेश्चन का उत्तर क्या ठीक होना चाहिए? वेरी गुड, बहुत अच्छे, ज़्यादातर विद्यार्थियों को सही उत्तर आ रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन का उत्तर, जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाक्य में द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है? ए विकल्प में है माँ आज खाने में दाल बनाना, बी विकल्प में है माँ आज खाने में दाल बनवाना, सी विकल्प में है उपयुक्त दोनों में, डी विकल्प में है इनमें से किसी में नहीं। 14 नंबर क्वेश्चन का क्या उत्तर सही होना चाहिए? चौदह नंबर क्वेश्चन का उत्तर, जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि इस वाक्य में द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है, यानी कि इसमें वक्ता सामने वाले से काम न करवा के किसी अन्य व्यक्ति से काम करवाना चाहता है या करवा रहा है, वहाँ पर द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी। जब किसी वाक्य में कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके दूसरी क्रिया करता है तब पहली क्रिया को क्या कहा जाता है? ए विकल्प में है सहायक क्रिया, बी विकल्प में है प्रेरणार्थक क्रिया, सी विकल्प में है पूर्वकालिक क्रिया, डी विकल्प में है संयुक्त क्रिया। 15 नंबर क्वेश्चन का क्या उत्तर ठीक होना चाहिए? 15 नंबर क्वेश्चन का उत्तर, जो विद्यार्थी सी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। पूर्वकालिक क्रिया धातु में कर शब्द के जोड़ने से बनती है, यानी कि मूल क्रिया होती है जिसे हम धातु कहते हैं, उस धातु में कर शब्द को अगर हम जोड़ दें तब वह पूर्वकालिक क्रिया बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संयुक्त क्रिया का उदाहरण है? ए विकल्प में है आपने पाठ पढ़ लिया, बी विकल्प में है बच्चा चलते चलते गिर पड़ा, सी विकल्प में है वह अब हिंदी पढ़ सकता है, डी विकल्प में है उपयुक्त सभी। 16 नंबर क्वेश्चन का क्या उत्तर सही होना चाहिए? 16 नंबर क्वेश्चन का उत्तर, जो विद्यार्थी डी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि इन तीनों ही वाक्यों में जो क्रिया का प्रयोग हुआ है वह संयुक्त क्रिया है। 17 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है? जो क्रिया मुख्य क्रिया के साथ मिलकर उसका भाव स्पष्ट करती है उसे डैश क्रिया कहते हैं। ए विकल्प में है सहायक क्रिया, बी विकल्प में है नाम धातु क्रिया, सी विकल्प में है सजातीय क्रिया,
डी विकल्प में है अनुकरणात्मक क्रिया। 17 नंबर क्वेश्चन का क्या उत्तर सही होना चाहिए? 17 नंबर क्वेश्चन का उत्तर, जो विद्यार्थी ए विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि उसे सहायक क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे, ऐसी दो क्रियाएं जो समान जाति की क्रियाएं हो उसे डैश क्रिया कहते हैं। ए विकल्प में है सहायक क्रिया, बी विकल्प में है नाम धातु क्रिया, सी विकल्प में है सजातीय क्रिया, डी विकल्प में उपरोक्त सभी। 18 नंबर क्वेश्चन का क्या उत्तर सही होना चाहिए? 18 नंबर क्वेश्चन का उत्तर, जो विद्यार्थी सी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि उसे सजातीय क्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे, जो क्रिया संज्ञा कॉमा सर्वनाम और विशेषण शब्दों में प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है उसे डैश क्रिया कहते हैं। क्या उत्तर सही होना चाहिए? ए विकल्प में है सहायक क्रिया, बी विकल्प में है नाम धातु क्रिया, सी विकल्प में अनुकरणात्मक क्रिया, डी विकल्प में उपरोक्त सभी। 19 नंबर क्वेश्चन का क्या उत्तर सही होना चाहिए? जो क्रिया संज्ञा सर्वनाम और विशेषण शब्दों में प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है उसे डैश क्रिया कहते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन का उत्तर, जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन का सभी विद्यार्थी उत्तर देंगे, विभिन्न प्रकार की ध्वनियों के अनुकरण पर बनाई जाने वाली क्रिया क्या कहलाती है? ए विकल्प में है व्युत्पन्न धातु, बी विकल्प में है सम्मिश्र धातु, सी विकल्प में है अनुकरणात्मक धातु, डी विकल्प में है नाम धातु। 20 नंबर क्वेश्चन का उत्तर क्या ठीक होना चाहिए? 20 नंबर क्वेश्चन का उत्तर, जो विद्यार्थी सी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि उसे अनुकरणात्मक धातु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सभी विद्यार्थी। 21 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे। 21 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है? चिड़िया आकाश में उड़ रही है, वाक्य में उड़ रही क्रिया है। ए विकल्प में है सकर्मक क्रिया, बी विकल्प में है अकर्मक क्रिया, सी विकल्प में है प्रेरणार्थक क्रिया, डी विकल्प में उपरोक्त में से कोई नहीं। 21 नंबर क्वेश्चन का क्या उत्तर सही होना चाहिए? 21 नंबर क्वेश्चन का उत्तर, जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि उड़ रही जो है वह अकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे, क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि क्रिया किस समय में हुई है उसे क्या कहते हैं? ए विकल्प में है क्रिया, बी विकल्प में है क्रिया विशेषण, सी विकल्प में है काल, डी विकल्प में है कारक। 22 नंबर क्वेश्चन का क्या उत्तर सही होना चाहिए? 22 नंबर क्वेश्चन का उत्तर, जो विद्यार्थी सी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी उसे काल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन, काल को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? ए विकल्प में है 2, बी विकल्प में है 3, सी विकल्प में है 4, डी विकल्प में है 5। 23 नंबर क्वेश्चन का उत्तर क्या ठीक होना चाहिए? 23 नंबर क्वेश्चन का उत्तर, जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी काल को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि कार्य बीते हुए समय में हुआ है उसे डैश कहते हैं। ए विकल्प में है वर्तमान काल, बी विकल्प में है भूतकाल,
सी विकल्प में है भविष्यकाल। क्या उत्तर ठीक होना चाहिए? 24 नंबर क्वेश्चन का उत्तर क्या ठीक होना चाहिए? 24 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी। वेरी गुड। 24 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि उसे भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के आगे 6 भेद किए जाते हैं, यानी कि भूतकाल के 6 भेद माने जाते हैं। वर्तमान काल के 5 भेद माने जाते हैं। भविष्य काल के 3 भेद माने जाते हैं। तो सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सामान्य भूतकाल का है? ए विकल्प में है सीमा दिल्ली गई। बी विकल्प में है राम ने अखबार पढ़ा है। सी विकल्प में है शिक्षक ने हिंदी पढ़ाई थी। डी विकल्प में है कोमल स्कूल जा चुकी होगी। 25 नंबर क्वेश्चन का क्या उत्तर सही होना चाहिए? 25 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी ए विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि सीमा दिल्ली गई यह वाक्य सामान्य भूतकाल का उदाहरण है। राम ने अखबार पढ़ा यह जो वाक्य है आसन भूतकाल का उदाहरण है। शिक्षक ने हिंदी पढ़ाई थी यह पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। कोमल स्कूल जा चुकी होगी यह संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है, यानी कि इसे संदिग्ध भूतकाल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अपूर्ण भूतकाल का है? ए विकल्प में है मैदान में बच्चे खेल रहे थे। बी विकल्प में है मोहन जयपुर जाता है। सी विकल्प में है साहिल पढ़ रहा होगा। डी विकल्प में है दीदी ने खाना बनाया है। क्या उत्तर सही होना चाहिए? बिल्कुल सभी उत्तर देंगे। 26 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी ए विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि मैदान में बच्चे खेल रहे थे यह जो वाक्य है अपूर्ण भूतकाल का है। सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। मोहन जयपुर जाता है यह जो वाक्य है वह सामान्य वर्तमान काल का है। साहिल पढ़ रहा होगा यह जो वाक्य है संदिग्ध वर्तमान काल का है। और दीदी ने खाना बनाया है यह जो वाक्य है पूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है। तो सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर है मैदान में बच्चे खेल रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सामान्य भविष्य काल का है? ए विकल्प में है विजय कल से स्कूल जाएगा। बी विकल्प में है शायद राम जयपुर जाए। सी विकल्प में है उपयुक्त दोनों। डी विकल्प में इनमें से कोई नहीं। 27 नंबर क्वेश्चन का क्या उत्तर सही होना चाहिए? 27 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी ए विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि विजय कल से स्कूल जाएगा यह जो वाक्य है सामान्य भविष्य काल का है। बी विकल्प में जो है शायद राम जयपुर जाए यह जो संभाव्य भविष्य काल का वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है? सोहन ने पढ़ा है यह वाक्य संदिग्ध भूतकाल में होता है, यानी कि यह जो वाक्य है सोहन ने पढ़ा है यह वाक्य संदिग्ध भूतकाल में कैसे होगा? ए विकल्प में है सोहन ने पढ़ा। बी विकल्प में है सोहन ने पढ़ा होगा। सी विकल्प में है सोहन पढ़ रहा था। डी विकल्प में है सोहन ने
पढ़ा था। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 28 नंबर क्वेश्चन का संदिग्ध भूतकाल वाक्य की पहचान करनी है। ए विकल्प में सोहन ने पढ़ा, बी विकल्प में सोहन ने पढ़ा होगा, सी विकल्प में सोहन पढ़ रहा था, या फिर डी विकल्प में सोहन ने पढ़ा था। क्या उत्तर सही रहना चाहिए? 28 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि सोहन ने पढ़ा होगा यह जो वाक्य है संदिग्ध भूतकाल का है। और जो क्वेश्चन में दे रखा था हमें सोहन ने पढ़ा है, यह जो वाक्य है आसन भूतकाल का था। ए विकल्प में जो दे रखा है सोहन ने पढ़ा, यह जो वाक्य है सामान्य भूतकाल का है। सी विकल्प में जो दे रखा है सोहन पढ़ रहा था, यह जो अपूर्ण भूतकाल का वाक्य है। डी विकल्प में जो दे रखा है सोहन ने पढ़ा था, यह पूर्ण भूतकाल का वाक्य है। इसलिए सभी विद्यार्थी याद कर लें 28 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर है बी विकल्प, और बी विकल्प में जो वाक्य है वह संदिग्ध भूतकाल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन, वह खाना खा चुका था, यह वाक्य किस काल में है? ए विकल्प में है सामान्य भूतकाल, बी विकल्प में है पूर्ण भूतकाल, सी विकल्प में है आसन भूतकाल, डी विकल्प में है संदिग्ध भूतकाल। 29 नंबर क्वेश्चन का क्या उत्तर सही होना चाहिए? 29 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि यह पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। यानी कि इस वाक्य में चुका है और था, जब दो भूतकाल मिल जाते हैं तो उन्हें पूर्ण भूतकाल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सामान्य वर्तमान काल का है? ए विकल्प में है सीता बाजार जाती होगी, बी विकल्प में है रमेश ने समाचार पत्र पढ़ा, सी विकल्प में है मदन गोपाल को हंसा रहा था, डी विकल्प में उपयुक्त में से कोई नहीं। 30 नंबर क्वेश्चन का क्या उत्तर सही होना चाहिए? 30 नंबर क्वेश्चन का उत्तर सभी विद्यार्थी बहुत ही ध्यान से देंगे। देखो सभी क्वेश्चन आ रहे हैं ए बी सी डी। 30 नंबर क्वेश्चन का उत्तर सही उत्तर देना है। 30 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि इस के अंदर सामान्य वर्तमान काल का कोई भी वाक्य नहीं है। ए विकल्प में जो वाक्य दे रखा है वह संदिग्ध भूतकाल का वाक्य है। सीता बाजार जाती होगी संदिग्ध है। रमेश ने समाचार पत्र पढ़ा, यह जो वाक्य है सामान्य भूतकाल का है। और मदन गोपाल को हंसा रहा था, यह जो वाक्य है अपूर्ण भूतकाल का है। यानी कि इस वाक्य में इस प्रश्न के अंदर जो तीनों विकल्प दे रखे हैं उसके अंदर सामान्य वर्तमान काल का कोई भी वाक्य नहीं था, यानी कि सही उत्तर है उपयुक्त में से कोई नहीं। सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, ये थे आज के हमारे बेहतरीन 30 क्वेश्चन जो कि अक्सर परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। आशा करता हूँ कि आज की क्लास में आपको अवश्य कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। इसी प्रकार से निरंतर अध्ययन करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। अगर आपने हमारी पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को अवश्य देखें और अपने हिंदी के ज्ञान में बढ़ोतरी करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।